जय हिंद एवरीवन। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मैसेजेस किए पिछले दिनों में कंसर्निंग कि इस बार अटेम्प्ट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए या फिर रिवीजन कैसे करनी चाहिए, किस तरीके से हम इंश्योर करें कि इस बार हमारा अटेम्प्ट जो है वो कंप्लीट हो जाए, हमारा एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। एट द सेम टाइम यू आल्सो आस्क कि कितने मॉक टेस्ट करने चाहिए, मैंने इतने मॉक टेस्ट कर लिए, तो इन सब क्वेश्चंस को ही मिलाकर ये जो वीडियो है ये बनाया गया है। सो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि अब आखिरी के जो कुछ दिन आपके पास है, अप्रोक्सीमेटली 20 डेज़ आपके पास है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ये कैसे आपको यूज़ करने हैं। हाउ मेनी मॉक टेस्ट, कितने मॉक टेस्ट आपको देने चाहिए और साथ ही साथ उसमें अपने स्कोर को इम्प्रूव कैसे करना है, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि जो स्कोर है वो 40-50 तक आ रहा है, 60 तक आ रहा है, तो इसे इम्प्रूव कैसे किया जाए ताकि हम ये इंश्योर कर सकें कि हमारे कट ऑफ से ऊपर स्कोर जाए। ये भी हम देखने वाले हैं। इस बार का अटेम्प्ट देना है, नहीं देना है, ये एक रिकरिंग क्वेश्चन था जो 10 में से 9 लोगों ने पूछा, तो इसके बारे में भी हम देखेंगे। और यहाँ पर सिलेबस को कैसे कवर करना है, रिवीजन कैसे करनी है, ये भी काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे। एंड देन एक क्वेरी और भी आ रही थी कि सीसेट को लेकर क्या करना चाहिए। खास तौर पे उन लोगों ने ये चीज़ें पूछी जिन्होंने पूरे साल सीसेट में उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स हम यहाँ पर देखने वाले हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा कि मैंने इस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक किया, किस तरीके से प्रीलिम्स को क्रैक किया और कुछ स्ट्रैटेजीज़ हो सकते हैं आपको यहाँ पर हेल्प कर जाए। So this is brief introduction about me. My name is Prince Luthra, All India Rank 577 from UPSC CSE 2014 बैच। शुरुआत करते हैं अटेम्प्ट के साथ क्या करना चाहिए, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। चलिए सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि व्हेन आई क्रैक दिस एग्जाम, मैंने इस एग्जाम को थर्ड अटेम्प्ट में क्रैक किया था एंड दैट वाज द प्रीलिम्स। जब मुझे लग रहा था कि मेरा प्रीलिम्स का मेंस का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो मुझे क्या ये अटेम्प्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, एंड ऑलमोस्ट मुझे लग रहा था कि मुझे ये अटेम्प्ट नहीं देना चाहिए। हाउएवर आई स्टिल गेव दैट अटेम्प्ट। यहाँ पर बहुत बार आपको ऐसा लगेगा कि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं, और सिलेबस कंप्लीट होगा भी नहीं, क्योंकि आपको लगेगा कि दिस इज द फर्स्ट अटेम्प्ट, सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए रुक जाता हूँ। एंड लेट मी टेल यू, क्योंकि एक साल हमारे सामने ही रहता है तो हमें ऐसा लगता है कि शायद एक साल हमें और मिल जाएगा तो हम पूरी तैयारी अच्छे से कर लेंगे। लेकिन यू विल फील द सेम थिंग द वेरी नेक्स्ट ईयर। एग्जाम से 15-20-25 दिन पहले आपको तब भी यही लग रहा होगा कि काश हमें कुछ दिन और मिल जाते। इट इज जस्ट लाइक जैसे हम एग्जाम देने के लिए जाते थे और हमें लगता था कि अगर एक दिन की छुट्टी हमें इसमें मिल जाती तो हम और भी अच्छा कर सकते थे। ठीक है, बिकॉज टाइम जितना ज्यादा एक्सपेंड होता है, पार्किंसन लॉ वहां पर काम करता है, और इसी वजह से जिस काम को करने के लिए अगर एक दिन लगना चाहिए उसके लिए अगर आपको 5 दिन भी दे दिए जाते हैं तो वो फिर वो 5 दिन में ही काम होता है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखेगा। आई एम नॉट सेइंग कि आपको अटेम्प्ट दे ही देना चाहिए, आई एम जस्ट सेइंग कि इस तरीके से हमारा माइंड काम करता है। अब बात आती है कि आपको अपने अटेम्प्ट के साथ क्या करना चाहिए। देखो, इसका डिसीजन आप ही ले सकते हैं, और ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए हर इंडिविजुअल की सिचुएशन अलग है। किसी की एज जो है वो आखिरी साल में ही है तो यहाँ पर बेटर यही होगा कि वो अपने अटेम्प्ट को दे दे। कुछ लोगों का लास्ट अटेम्प्ट हो सकता है तो वहां पर हम ये चीज कह सकते हैं कि हो सकता है आप नेक्स्ट टाइम बेटर परफॉर्म कर ले। ठीक है, तो ये मैटर करता है आपके सर्कमस्टेंसेस के ऊपर, आपकी एज के ऊपर, आपके पास अटेम्प्ट कितने बचे हुए हैं और आपकी तैयारी कितनी है। तो वन साइज फिट ऑल स्ट्रेटेजी यहाँ पर काम नहीं कर सकती है कि चलो आपकी तैयारी नहीं है अगले साल दे देना। हो सकता है अगले साल आपकी एज ही ना बचे, या फिर अगले साल नंबर ऑफ सीट्स कम हो, उसका भी एक इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन कुछ जनरल रूल्स हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि देखिए काफी सारे आप में से एस्पिरेंट्स ने जो कॉल किया, मैसेज किया, उसमें बताया कि 50 के आसपास का स्कोर आ रहा है। अकॉर्डिंग टू मी 50 इज अ गुड स्कोर जिसको आप 80 तक लेकर जा सकते हैं। ठीक है, और वैसे ये एक पैटर्न देखा भी गया है कि जो इंस्टीट्यूशंस की टेस्ट सीरीज होती है वहां से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा स्कोर आपका यूपीएससी के पेपर में आता है, क्योंकि यूपीएससी के बनाने का स्टाइल अलग होता है। ठीक है, तो अगर आपका 50 का स्कोर आ रहा है तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए, और हम आज की वीडियो में देखेंगे भी सही कि किस तरीके से आप स्कोर को इंक्रीज कर सकते हैं, कि कैसे इस 50 को मैं ग्रेजुअली 60, 70 और 80 तक लेकर जा सकूं। कौन से ऐसे एरियाज है जहां पर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बेटर तरीके से अटेम्प्ट कर सकता हूं, कौन से ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से मेरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, उसको मैं अवॉइड कर सकता हूं, कैसे मैं नेगेटिव मार्किंग जो है उसको कम कर सकता हूं। सो अब यहाँ पर देखेंगे कि मॉक टेस्ट में कैसे अपने स्कोर को इंक्रीज कर सकते हैं। व्हेन आई यूज्ड टू प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, कितने मॉक टेस्ट लगाए थे वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो यूजुअली एक अच्छे पॉइंट के बाद मेरा जो स्कोर था वो 70 के आसपास ही आता था, बट मुझे पता था कि 70 के स्कोर से जो कट ऑफ है वो आपका क्रॉस नहीं हो पाएगा और इसमें कुछ ना कुछ चेंज जो है वो जरूर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे काफी सारी चीजें ट्राई करी, लेकिन स्कोर जो था 70, 75, मैक्सिमम 80 तक आकर रुक जाता था। और यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा था कि अब इससे ऊपर स्कोर को कैसे लेकर जाया जाए, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तो इसके बाद कोशिश ये करी कि एनालाइज करना शुरू किया, और ये जब एनालिसिस किया तो ये पता चला कि आई वाज अटेम्प्टिंग 70 टू 75 क्वेश्चंस, एंड कैन आई इंक्रीज द नंबर ऑफ अटेम्प्ट। यहाँ पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट को इंक्रीज किया जा सकता है या नहीं, और मैंने यहाँ पे धीरे धीरे कोशिश करी कि मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस को ज्यादा अटेम्प्ट करूँ, 80 टू 85, फिर 90 तक, 95 तक भी मैंने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करी है। ये
इसके कंक्लूजन में निकला कि व्हेन आई वाज अटेम्प्टिंग मोर, जब मैं 90 के आसपास क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहा था, मेरा स्कोर जो था वो ऑप्टिमम था, 100 प्लस जो है स्कोर चला जाता था। ठीक है, ये थे उन टेस्ट सीरीज की बात कर रहा हूं मैं। 100 प्लस का स्कोर होना, इट्स अ गुड स्कोर, एंड डेफिनेटली यूपीएससी के अंदर फिर चांसेस और भी बढ़ जाते हैं आपके कि इससे भी ऊपर आपका स्कोर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये कोशिश करी गई। तो जो लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कम अटेम्प्ट कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि हर किसी के साथ ये चीज हो जाएगी, बिकॉज कुछ लोगों की नेगेटिव मार्किंग ज्यादा काम करती है। तो जब ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो उनका स्कोर नीचे आ जाता है। लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि यूजिंग योर एजुकेटेड गेस और अदर नॉलेज, जब आपको ज्यादा चीजों के बारे में नहीं भी पता है, व्हेन यू अटेम्प्ट मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ओवरऑल आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। तो देखिए, अभी एग्जाम तो है नहीं आपके सामने, अभी 20 दिन बचे हैं एग्जाम को। तो आप चाहे तो इस चीज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप इसे 5 से 10 मॉक टेस्ट में करके देखिए कि जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस को ज्यादा अटेम्प्ट करते हैं, 70 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, तो देखिए आपका स्कोर कितना आ रहा है। फिर अलग से 10 या 20 एक्स्ट्रा क्वेश्चन उसके अटेम्प्ट करके देखिए कि अगर मैं ये 20 या 10 एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट करता, तो मेरा कितना स्कोर के अंदर चेंज आता। अगर आपको लगता है कि वहां पर चेंज पॉजिटिव है, इट मींस कि जब आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट, जब आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं वो ज्यादा हो जाते हैं, तो वहां पर आपका स्कोर बढ़ जाता है। तो इस चीज को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर इफ नॉट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू बट मेजोरिटी ऑफ यू विल फाइंड, क्योंकि हम एक साल से तैयारी कर रहे होते हैं, हमें पता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हमने किसी चीज के बारे में पढ़ा ही होता है। कहीं ना कहीं वो नॉलेज आपको हेल्प करेगी उस एक क्वेश्चन को ठीक करने के लिए। ठीक है, तो अगर आप कम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ज्यादा अटेम्प्ट करके देखिए, हो सकता है यहां पर आपको बेनिफिट मिले। तो जैसे मैंने भी आपको बताया, यहाँ पर 70 एमसीक्यू से मैंने 90 को सोल्व करना शुरू किया। यूजुअली मैंने ये देखा कि जब मैं 90 से ऊपर 95 तक चला जाता था या 98 तक चला जाता था, तो रिटर्न मिलना बंद हो जाते थे। इट मींस इट्स लाइक दिस कि 70 क्वेश्चन स्कोर किए तो स्कोर इतना है, 90 में स्कोर बढ़ जाता था, लेकिन 90 के बियॉन्ड जाकर स्कोर नेगेटिव साइड में ज्यादा होना शुरू हो जाता था। तो मेरा जो ऑप्टिमम पॉइंट था वो ये था कि मैं 90 92 क्वेश्चन जब सोल्व करता हूँ, तो मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। उसके ज्यादा अटेम्प्ट करने के बाद स्कोर कम होने लग जाता है, और उससे जब नीचे रहता है अटेम्प्ट, तब भी स्कोर कम रहता है। तो आपको ये ऑप्टिमम पॉइंट अपना जो है वो जरूर ढूंढना पड़ेगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि सिलेबस कभी पूरा नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर आपको लगता है कि मॉक टेस्ट में कम स्कोर आ रहा है, मैं कुछ और चीजें पढ़ लूं तो शायद ये इंप्रूवमेंट हो जाएगा, अभी उस चीज का टाइम नहीं है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रख के जाइएगा। अटेम्प्ट को लेकर भी कभी भी ये बेसिस मत बनाइएगा, क्योंकि अगर आपने एक साल अच्छे से तैयारी करी है, तो ये फीलिंग आपको 10 साल एग्जाम देने के बाद भी नहीं आने वाली है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, बिकॉज यूपीएससी का सिलेबस है ही कुछ इस तरीके का, हमेशा कुछ ना कुछ चीजें आपकी रह जाएंगी। मोर ओवर आपको यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा, सिलेबस पूरा करने की जरूरत है भी नहीं, क्योंकि आपको 200 में से 200 स्कोर नहीं चाहिए। लेकिन जितना भी आपने कवर किया, जितना भी आपने कोचिंग से किया या अदरवाइज सेल्फ स्टडी से किया, उसे लास्ट में अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि आपका जो टारगेट है यहाँ पे 200 में से 100 का स्कोर आना भी एक काफी सेफ स्कोर माना जाता है, क्योंकि कट ऑफ आजकल 80 टू 90 के बीच में चल रही है। ठीक है, अब बात आती है कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए ना, इसको भी यहाँ पर देख लेते हैं। देखो, वैसे मैं सभी को ये सजेस्ट करता हूँ कि कोशिश करें कि 50 या इससे ज्यादा मॉक टेस्ट करके जाए, लेकिन अभी इस चीज का टाइम नहीं बचा है। मैंने खुद कितने अटेम्प्ट्स किए थे, मैंने 73 मॉक टेस्ट किए थे। मेरा टारगेट जो था वो 100 का था, लेकिन टाइम कम होने की वजह से वो पूरा नहीं हो पाया। लेकिन क्या मॉक टेस्ट ही डिसाइड करेंगे कि आपका एग्जाम होगा या नहीं होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काफी सारे लोग 10 मॉक टेस्ट लगा के जाते हैं, वो फिर भी एग्जाम को कर लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि 100 मॉक टेस्ट करके जाते हैं, फिर भी एग्जाम कुछ मार्क्स से रह जाता है। तो मॉक टेस्ट डेफिनेटली आपको हेल्प जरूर करते हैं, क्योंकि आपकी पूरी प्रैक्टिस करा देते हैं। अगर आप उसे एनालाइज करें तो और भी अच्छा है, लेकिन दिस इज नॉट द सोल कंडीशन कि किसी का एग्जाम होगा या नहीं होगा। तो अगर आप अभी इस कैटेगरी में आपने नंबर ऑफ मॉक टेस्ट कम लगाए, स्टिल इट्स ऑल राइट। जो भी आपने पूरे साल तैयारी करी है, जो भी स्टडीज करी है, उसको आप अच्छे से पढ़ के जाएं। और अभी भी आपके पास 10 दिन और हैं आगे। आप चाहें तो इन 10 दिनों के अंदर 10 या 5 मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। या तो डेली बेसिस पे एक मॉक टेस्ट लगाएं, उसे एनालाइज करें, या फिर एक दिन एक मॉक टेस्ट लगाएं, नेक्स्ट डे उसे एनालाइज कर सकते हैं। तो अभी भी 10 मॉक टेस्ट लगाने का स्कोप आपके पास है। अगर आपने 10 ऑलरेडी लगाए हुए हैं, 10 और लगाते हैं, तो टोटल 20 का स्कोर भी एक अच्छा मॉक टेस्ट का स्कोर माना जाता है। अगर मैं आपसे ब्रीफली डिस्कस करूं कि इन 20 डेज को यूज कैसे करना चाहिए, या फिर मैंने कैसे यूज किया था, या फिर मैं कैसे यूज करता, तो उस केस में मैं इसे पहले 10 और 10 में डिवाइड करता, और इन इस नेक्स्ट 10 को 5 एंड 5 डेज में डिवाइड करता। इन 10 दिनों में मैं कोशिश करता कि हर सब्जेक्ट को, चाहे वो पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इसके अंदर इकोनॉमिक्स आपका आ जाता है, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर आपका आ जाता है, तो मैं कोशिश करता कि पहले मैं 2-2 दिन देकर इन सब्जेक्ट्स को कवर कर लूं। या फिर मैं इसमें ऐसा भी कर सकता हूं कि इसके साथ में एनवायरमेंट इकोलॉजी को भी ऐड कर सकता हूं। बट हाँ, मुझे ये बात पक्की है कि 2 दिन से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए किसी भी एरिया के अंदर, क्योंकि 10 ही दिन मेरे पास है। कैसे हम 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी आगे। फिर 5 दिन जो आते हैं, इसके अंदर मैं ये कोशिश करता
कि यहाँ पर these 5 days can be used which will be dedicated to each subject, जिसमें आप एक दिन में एक सब्जेक्ट को कवर कर रहे होंगे। ठीक है। अब लगेगा कि हम एक दिन में एक सब्जेक्ट को कैसे कवर कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर 10 दिन में आपको 2 दिन मिल रहे हैं फॉर ईच सब्जेक्ट, यहाँ 5 दिन में 1 दिन मिल रहा है आपको फॉर ईच सब्जेक्ट, तो आपकी 2 रिवीजन यहाँ पर 15 दिन के अंदर हो रही है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपको हाइलाइटेड पोर्शन ही पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर जो आपने अंडरलाइन किया वही पढ़ना है। क्या लाइन बाय लाइन पढ़ना जरूरी है? आंसर इज नो। लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू करेंगे तो सिलेबस ही कंप्लीट आपका नहीं होने वाला है। वो चीजें हमें पूरे साल में करनी थी और वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो राइट नाउ व्हाट इज बिफोर अस इज कि हम सिर्फ 15 दिन के अंदर जो चीजें हमने हाईलाइट करी, जो हमने नोट्स बनाए, उसी को ही अच्छे से करते चले, ना कि हम पूरी पूरी किताब को यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करें। इन 10 दिनों के अंदर आपके पास मॉक टेस्ट देने की अपॉर्चुनिटी भी है, जो मैं आखिरी के 10 से 15 दिन के अंदर आपको एनकरेज नहीं करूंगा। आखिरी के 10 से 15 दिन के अंदर अगर आप करें, यहाँ पे अगर हम 10 दिन भी मान के चलते हैं, तो आखिरी के 10 दिन में 1 या 2 मॉक टेस्ट आप चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे छोड़ भी सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग के 10 दिनों के अंदर आप यहाँ पर मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। लास्ट 5 डेज जो है ये मैंने रखे हैं फैक्चुअल चीजों के लिए, क्योंकि फैक्ट्स जो होते हैं वो आप बार बार जब तक नहीं पढ़ते हैं भूल जाते हैं। तभी इन्हें लास्ट के लिए रखा हुआ है कि लास्ट में पढ़ के जाएंगे तो एग्जाम में आपको याद भी रहेंगे। तो इस एरिया में आप करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री का अगर कोई पार्ट है, जैसे कि हिस्ट्री में याद रखने वाली चीजें काफी ज्यादा होती हैं, वो आप कर सकते हैं। जो कॉन्सेप्ट बेस्ड चीजें होती हैं वो आप पहले से ही कवर कर चुके हैं। जो रटने वाली चीजें होती हैं, क्रैम करने वाली चीजें होती हैं, वो आप आखिरी के 5 दिनों के अंदर यहाँ पर अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो 10 डेज यहाँ पर देख लीजिएगा। आप रिवीजन कर सकते हैं 2-2 दिन देकर। मॉक टेस्ट 10 मॉक टेस्ट या 5 मॉक टेस्ट अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से यहाँ पर कर सकते हैं। 5 दिन में फिर आप 5 सब्जेक्ट को कवर करेंगे। लास्ट 5 डेज में फैक्ट्स एंड करंट अफेयर्स को आप कवर करने वाले हैं। करंट अफेयर्स को आप चाहें तो पहले भी आप कर सकते हैं, बिकॉज करंट अफेयर्स में जो फैक्चुअल पार्ट है वो तो कम से कम हम बात के लिए रख ही सकते हैं। नेक्स्ट चीज जो आती है, देयर इज अ कॉन्सेप्ट इन साइकोलॉजी विच सेज यू स्ट्रेस। एक अगर हम कंटिन्यूम के ऊपर स्ट्रेस को मार्कअप करने की कोशिश करें तो स्ट्रेस लेवल बहुत कम है, तो यहाँ पे कामनेस की सिचुएशन होती है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस बढ़ जाता है तो वो डिस्ट्रेस होता है, लेकिन एक एम्पल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस जरूरी होता है। किस चीज के लिए? ताकि आप फोकस रहें, आपको वो चैलेंज की तरह लगे, और ये कहीं ना कहीं आपको एनर्जी भी देता है। फॉर एग्जाम्पल, याद करिए ग्रेजुएशन के वो दिन जब हमें पता होता था कि नेक्स्ट डे आपका एग्जाम है, जैसे ही कोई चीज पढ़ते थे उसी वक्त वो चीज याद भी हो जाती थी, और एक एक दिन में हम एक एक किताब को भी कंप्लीट कर लेते थे। उसी तरीके से में भी जब हमारा एग्जाम होने वाला होता था, उससे 30 मिनट्स पहले अगर आप पढ़ रहे होते थे तो बहुत सारी चीजें आपको अच्छे से याद हो जाती थी, जो शायद पिछले 2 दिन के अंदर भी आप याद नहीं कर पाए होंगे। द रीजन वॉज द स्ट्रेस कंपोनेंट वॉज इन्वॉल्व देयर। वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं था, कामनेस भी नहीं थी, लेकिन एक इनफ और एम्पल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस था, जो कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट कर रहा था चीजों को सही तरीके से ग्रास्प करने के लिए। ठीक है। रिवीजन की बात मैं आपको बता ही चुका हूं कि आपको लाइन बाय लाइन अभी रीड नहीं करना, बिकॉज उसका टाइम अभी नहीं है। ये हमें पूरे साल करना था। तो हमें करना क्या है, व्हाट टू कवर व्हाट टू स्किप के अंदर बेसिकली जो हाईलाइटेड पार्ट है उसको आप कवर करते हुए चलिए। अभी कंसेप्चुअल पार्ट को ज्यादा पढ़िए, फैक्चुअल पार्ट को आप कवर कर सकते हैं, लेकिन लास्ट के दिनों में फैक्ट्स के लिए टाइम जरूर रखिएगा। नहीं तो अगर आप आज फैक्ट्स को पढ़ते हैं, लास्ट में नहीं पढ़ के जाते हैं, तो चांसेस आर देयर कि अगर आपकी एक एवरेज मेमोरी है आप उसको भूल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप रिवीजन को लेकर जरूर याद रखिएगा। 1 डे 1 सब्जेक्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, आपको कवर करना है। अंडरलाइन और हाईलाइटेड वर्जन को ही पढ़ना है। और क्योंकि आपको पता है कि एक दिन में आपको पूरा इंडियन पॉलिटी कवर करना है, तो आपका ब्रेन उस हिसाब से एडजस्ट करेगा और इसे कंप्लीट भी कर लेगा। ठीक है, अगर वही आप 3 दिन दोगे अपने ब्रेन को, तो बीच में फिर आप रेस्ट लेंगे, फिर यूट्यूब के वीडियो देखेंगे, सोशल मीडिया को चेक करेंगे, और वो 3 दिन में भी चीजें नहीं हो पाएंगी। लेकिन जब आपने अपने ब्रेन को टारगेट दे दिया कि एक ही दिन हमारे पास है, तो उसी तरीके से आपका ब्रेन फंक्शन करना शुरू करेगा। मॉक टेस्ट को लेके मैं आपको बता चुका हूं 10 वर्सेस 100 क्या फर्क पड़ता है। देखिए, फर्क तो पड़ता है, लेकिन ये एक डिटर्मिनिंग फैक्टर नहीं है कि एग्जाम होगा या नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है कि 100 वाले का ना हो और 10 वाले का हो जाए। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आपकी अदरवाइज प्रिपरेशन कैसी रही है। तो यहां पर अगर आपने सिर्फ 10 मॉक टेस्ट भी करें तो भी कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, बिकॉज इट इज नॉट अ डिटर्मिनिंग फैक्टर। ये चीज कहीं पर भी आपको परेशान नहीं करनी चाहिए कि 10 मॉक टेस्ट वालों का एग्जाम नहीं होता है, बिकॉज एग्जाम का होना या ना होना आपके पूरे साल की मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। यस, मॉक टेस्ट उसमें एक रोल तो प्ले करते हैं, बट इट इज नॉट द सोल क्राइटेरिया, ये ध्यान रखकर जाइएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग तो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट भी नहीं करके जाते, फिर भी प्रीलिम्स को क्रैक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट का जो आपका एरिया होगा जिसमें आप 5 दिन के अंदर मैप की लोकेशंस को अच्छे से देखेंगे, इसके अंदर आप लोग जो पॉलिटी का पार्ट है,
फैक्चुअल पार्ट उसको एक बार दोबारा से देख लीजिएगा कि कितनी कमेटीज होती हैं, किस कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं, वोटिंग होती है तो उस वोटिंग की कमेटी के अंदर कौन कौन से मेंबर्स होते हैं। आर्ट एंड कल्चर का जो आपका पार्ट है वो भी काफी फैक्चुअल होता है, तो इसको भी आप कवर करके जा सकते हैं। बेसिकली आखिरी के 5 दिन जो है वो आप फैक्चुअल चीजों पे ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल पास आ चुका होगा और ये चीजें आपकी मेमोरी में फ्रेश होंगी और आप इसको बेस बनाकर आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है। लास्ट में एक सीसेट को लेकर भी काफी क्वेरी आ रही थी। देखिए, सीसेट के अंदर सबसे मुश्किल चीज ये होती है कि आपको प्रैक्टिस करनी होती है कंसिस्टेंट बेसिस पे, जो काफी सारे एस्पिरेंट्स नहीं करते हैं। और सबसे आसान चीज इसके अंदर ये होती है कि आपको सिर्फ 27 क्वेश्चंस को ठीक करना है। यहाँ पर कोई कट ऑफ नहीं है, आपको किसी से ज्यादा स्कोर नहीं करना है। अगर आप 27 क्वेश्चंस को ठीक करते हैं देन यू विल बी थ्रू, अदरवाइज यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सबसे पहले तो ये करिएगा कि 80 क्वेश्चन में से हर किसी की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस होती हैं। जैसे कुछ लोगों को इंग्लिश पोर्शन आसान लगता है, किसी को मैथ्स पोर्शन आसान लगता है। तो यहां पर पहले पूरा पेपर स्किम करिए और देखिए 80 में से कितने क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर आपने ठीक ठाक तरीके से, बहुत अच्छा नहीं कह रहा हूं मैं, एक एवरेज तरीके से भी तैयारी करिए तो भी 20 क्वेश्चन 80 में से, मतलब 4 में से एक क्वेश्चन आप सोल्व कर पाएंगे। जहां पर आप कह रहे हैं कि ठीक है ये पहला क्वेश्चन मुझे आता है मैंने सोल्व कर दिया, सेकंड नहीं आता है छोड़ दिया, थर्ड नहीं आता छोड़ दिया, फोर्थ छोड़ दिया, फिर मुझे फिफ्थ आता है मैंने फिफ्थ किया, सिक्स को छोड़ दिया, सेवंथ को छोड़ दिया, एट को छोड़ दिया। तो इस तरीके से 1/4 क्वेश्चन तो आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है। तो 20 क्वेश्चन मैं बेस बनाकर चल रहा हूं जहां पर आप आसानी से कर पाएंगे उन क्वेश्चंस को। मींस 80 में से 20 तो आपने अचीव कर ही लिया। देन बाकी बचे 60 क्वेश्चन में से आपको 7 क्वेश्चन करने हैं, जो उतना बड़ा एक टास्क नहीं है। अनलाइक द जीएस पेपर, यहां पर आपकी स्ट्रेटेजी होनी क्या चाहिए, फाइंड दोस क्वेश्चंस। यहां पे आपको बिल्कुल एक फाइंडर बन जाना है। इस तरीके के क्वेश्चन को फिगर आउट करने की, ढूंढने की कोशिश करेगा। उन 80 क्वेश्चन में से उन 27 क्वेश्चन को ढूंढने की कोशिश करेगा, 27 कम से कम कह रहा हूं, जो आप आसानी से कर सकते हैं। वो इंग्लिश से भी हो सकते हैं, वो मैथ से भी हो सकते हैं। ये आपको डिटरमिन करना पड़ेगा कि आपका स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है। एक चीज बस मैं आपको बताना चाहूंगा, इंग्लिश के क्वेश्चन में क्या होता है, इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं थोड़े से सब्जेक्टिव, जिसमें आंसर वेरी कर सकता है। किसी को लगता है कि इसका आंसर ए होगा, किसी को बी लग सकता है। लेकिन मैथ्स के क्वेश्चन के अंदर एक कंसेंसस हो जाता है कि हाँ इसका आंसर दो है तो दो ही होगा, मींस ऑप्शन ए इसके अंदर करेक्ट होगा, बी सी डी इनकरेक्ट होगा। तो सब्जेक्टिविटी इंग्लिश के क्वेश्चन में थोड़ी सी रहती है, लेकिन मैथ्स के क्वेश्चन के अंदर जिसमें आप लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, क्वांट जो है उसको काउंट करते हैं, वहां पर आपकी जो सब्जेक्टिविटी है वो काफी हद तक कम होती है। लेकिन फिर भी मिलाकर, दोनों ही एरियाज को मिलाकर आपको 27 क्वेश्चन ऐसे ढूंढने हैं जो आप आंसर कर पाए वहां पर। चलिए, तो यहां पर हमने पूरे लेक्चर के अंदर सीखा क्या, एक बार थोड़ा सा इसे जल्दी से देख लेते हैं। तो अटेम्प्ट देना है या नहीं देना है वो आपको डिसाइड करना है, लेकिन हाँ मार्क्स कैसे बढ़ाने हैं वो मैंने आपसे डिस्कस किया, और कुछ कंडीशनैलिटीज भी डिस्कस करी कि किस तरीके से अगर आपका स्कोर आ रहा है 50 के आसपास तो आप उसे धीरे धीरे इंक्रीज कर सकते हैं और अटेम्प्ट को दे सकते हैं। सिलेबस कभी भी पूरा नहीं होने वाला है, तो ये चीज दिमाग से निकाल दीजिएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करके देखिए, हो सकता है आपका स्कोर बढ़ जाए। ठीक है, 200 में से 200 किसी को नहीं चाहिए, तो सिलेबस पूरा करने का सवाल भी नहीं उठता है। आखिरी के 20 दिनों को कैसे यूज करना है ये भी हमने डिस्कस किया। 10 5 5 के अंदर इसे डिवाइड करके मैंने आपको बताया, जो आप यूज कर सकते हैं, नहीं तो अपनी भी कोई स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। स्ट्रेस होना एक अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रेस होना अच्छी बात नहीं है। तो आप स्ट्रेस को अपने फेवर में यूज करें, अपनी स्ट्रेंथ के तरीके से इसे यूज करें, ना कि अपने अगेंस्ट में। रिवीजन के लिए कंसेप्चुअल पार्ट को पहले करिए, फैक्चुअल पार्ट को लास्ट के लिए रखिए, ताकि वो चीजें आपकी मेमोरी में ताजा रहें और आप उसे आसानी से पेपर के अंदर यूज कर पाएं। एक दिन में एक सब्जेक्ट फिर आप करेंगे, हाइलाइटेड और अंडरलाइन वर्जन को ही पढ़ना है। अभी मॉक टेस्ट कितने दिए अब वो मैटर नहीं करता है, फिर भी आपके पास टाइम है कि 10 दिनों में 10 मॉक टेस्ट आप कर सकते हैं अगर चाहे तो। ठीक है, फैक्ट्स लास्ट में करने, और सी सेट के अंदर सिर्फ आपको उन 27 क्वेश्चन को ढूंढना है। रादर मैं तो कहूंगा कि 20 क्वेश्चन तो आप 80 में से कर ही देंगे, उन 7 क्वेश्चंस को ढूंढना है जिन्हें आप 100% एक्यूरेसी के साथ सोल्व कर पाए। फिर भी आपको कोई डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। और आपका जो एक वीडियो मैंने बनाया था एमसीक्यूज को सोल्व करने का, कि एमसीक्यूज के अंदर क्या स्ट्रेटेजी आप यूज कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल। हो सकता है उससे भी आपके 10 से 12 क्वेश्चन जो है आप एक्स्ट्रा सोल्व कर पाए, वो भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।